हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए सभी फ्रेंड्स को शुभ संध्या मेरी ओर से। हम डेली मिलते हैं, क्लासेस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं हर चीज़ को। आज यहाँ पर आज की क्लास में मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास फिर लेकर आई हूँ। हम ये 50 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन आपको आएगा। मैंने बहुत बार बताया, ये सभी बातें इसलिए बताती हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ लेकर रहे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है। बढ़िया इसीलिए है क्योंकि हमको जो 90% की मेरिट को क्रॉस करना है वो हम इन्हीं सब्जेक्ट से मतलब इसमें कर कर अच्छा नंबर पाते हैं। बाकी में तो हमें पास होना रहता है, लेकिन ये तीन जो 50-50 नंबर के ये हमारा काफ़ी बढ़िया स्कोर बना देते हैं। इसलिए काफ़ी हेल्पफुल है आपको 90% के लेवल को क्रॉस करने के लिए इन पेपरों को अच्छा करना। आइए बात करते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का सेक्शन हमारा चल रहा था। ये हमारी क्लास है, दूसरी क्लास है, जहाँ पर मैं आपको उनसे संबंधित बातें दूसरी बताऊंगी। ये तीसरी क्लास आज की है ना फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की ये तीसरी क्लास आपकी। 2 क्लास मैंने से पहले दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी नहीं देखा ज़रूर देख ले, क्योंकि बैक टू बैक चीज़ें बताई जाती हैं तो वो आपके लिए रिलेट कर पाना आसान होगा। मेरे साथ जो भी बच्चे प्रॉपर तरीके से डेली आगे क्लास कर रहे हैं उन्हें बहुत कुछ आता है, वो काफ़ी तेज भी हैं और पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हर चीज़ बताई जा रही है, सिखाई जा रही है। आइए बात करते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। मंदिर में आना है तो घंटी बजाना। जिन बच्चों को नोट्स लेनी हो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। वहाँ पे राज सर है, उनसे बात करके नोट्स ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्या हमें पढ़ना है। एक टॉपिक आपके सिलेबस में और दिया गया है जिसका नाम है आकाश गंगा। क्या नाम है इसका? नाम है आकाश गंगा। आपसे प्रश्न बनता है, 1 नंबर का बन सकता है, 2 का बन सकता है कि आकाश गंगा क्या है, किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं। ऐसे प्रश्न आपको बन जाएंगे। इसका उत्तर बहुत छोटा सा है। और आज की क्लास की एक बात आपको बहुत अच्छी बताना चाहती हूँ कि जो मैंने आज ये तीसरी क्लास है, दो क्लास में मैंने इससे पहले जो पढ़ाया है ना उसके प्रश्न भी करवाऊंगी मैं आज की ही क्लास में। इसीलिए पूरा वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको 10 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगी। वो इसलिए करवाना चाह रही हूँ कि तुरंत पढ़ाए हैं, तत्काल प्रश्न कर लो तो वो आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके का प्रश्न आपको इस टॉपिक से पूछा जाएगा। और आज मैंने प्रश्न इस मोटिव से भी लिया है कि कुछ बच्चे कहते हैं मैम सारे ग्रहों का नाम याद करना नहीं हो रहा है। कुछ लड़कियां भी बोल रही थी और बॉयज़ भी बोल रहे थे, तो ये इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा ले लेते हैं ताकि उनको एक क्वेश्चन का माइंड मेकअप मन में रहे कि क्या करना है। ठीक है, तो मेरी सोच तो काफ़ी दूर तक की है कि मैं क्या सोच के आपको करवा रही हूँ। अब आपको हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है और पढ़ना है और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है आकाश गंगा क्या है। एक आकाश गंगा एक विशाल अंतरिक्ष प्रणाली है जो सितारों से, धूलों से, अंतर तारकीय गैस से, जो इंटरनल गैस होती है, और तारकीय अवशेष और जो अदर्स मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, डार्क मैटर से बनी सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ रखी गई हैं। ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से तारों का समूह। गैलेक्सी शब्द ग्रीक भाषा आकाश गंगा से लिया गया। गैलेक्सी एक शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, आकाश गंगा से लिया गया। ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह बताना बड़ा कठिन है। आपको आकाश गंगा का जो टॉपिक है आप देख सकते हो कि हम इसको इंग्लिश में जो है गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं, एक आकाश गंगा नहीं बहुत सारी आकाश गंगा है, और प्रत्येक में लाखों तारे हैं। मोर देन जो है मोर देन लाख से भी ज़्यादा तारे हैं, और एक अद्वितीय बल से बंधे हुए, एक अद्वितीय बल से ये एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना जाता है। और ब्रह्मांड में लगभग 70,000, कितना है, हाँ 70,000 मिलियन तारे हैं। कितने हैं? 70,000 मिलियन से ज़्यादा भी तारे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। और हमारी पृथ्वी जिस सौरमंडल में मौजूद है उसका वह आकाश गंगा मतलब वो जो हमारी जो भाई जो पृथ्वी जिस सौरमंडल में प्रेजेंट है वो आकाश गंगा कहला रही है, जिसको कभी कभी दुग्ध मेखला की वो चेन भी कह देते हैं, सुना होगा आपने। देखो बहुत ज़्यादा आपको कुछ इसमें नहीं समझना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये आकाश गंगा क्या होती, तो आप कहेंगे कि ये विश्व की एक अंतरिक्ष प्रणाली की सितारों से भरी हुई एक ऐसी आकाश गंगा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का एक अंग कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। और ये ध्यान रखना है कि सितारों से, धूल से, और जो कुछ गैसें हैं, इनर्ट गैस हैं, वो पाई जाती हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधी होती हैं। यही इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ये पूछा गया है 2016-17 के आसपास में ये बात पूछी गई है, आकाशगंगा किसे कहते हैं। आप सिंपली तरीके से बता सकते हैं। आपको कुछ
बात यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया? ये एक आकाशगंगा के बारे में है। आप सिंपली तरीके से देखिए, जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर लिखी थी, आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। दोनों एक ही शब्द है, एक हिंदी है, एक इंग्लिश है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई पूछता है, हम पूछते हैं, कोई पूछता है कि आकाशगंगा किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, तो आप एक शब्द में बोलिएगा कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है, उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। मैं लिख दे रही हूँ, ध्यान से देख लो। गैस, ठीक है। इस गैस से बहुत सारी गैस आ जाएगी। गैस, धूल, धूल मिट्टी जान रहे हो ना, तो गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह होता है, उसी को आकाशगंगा कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा, एक लाइन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आप बहुत सारी परिभाषा है, ये तो मैंने किताब का एक मैटर है जो आपको शेयर किया। आप उसमें से कुछ लाइन लेकर लिख सकते हो। बस बताने के लिए यही कह सकते हो कि गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह आकाशगंगा कहलाता है। क्या कह सकते हैं कि एक आकाशगंगा असंख्य तारों के समूह होते हैं। ऐसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। ऐसे भी आप परिभाषाएं, आकाशगंगा गैलेक्सी इसको कह सकते हैं। इसको क्षीर मार्ग भी कहा जाता है। आकाशगंगा कहिए, क्षीर मार्ग कहिए, गैलेक्सी इंग्लिश में कहिए, ये सारा सब कुछ एक ही जैसा है। कंफ्यूज मत होएगा, बहुत सिंपल तरीके से। एक आकाशगंगा एक विशाल अंतरिक्ष प्रणाली होती है जो सितारों, धूल और अंतरिक्ष की गैसों से मिलकर बनी होती है। और गैलेक्सी का जो शब्द है वो आकाशगंगा से लिया गया है। तो ये एक सिंपल सी परिभाषा जो मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है बात कर लेते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है आकाशगंगा। सबसे पहली बात, कितने प्रकार की? तो आकाशगंगा 3 प्रकार की मेनली देखने को मिलती है। एक आकाशगंगा 3 प्रकार में है, अंडाकार होती है। दूसरी आकाशगंगा जो है वो सर्पिल आकार की होती है। तीसरी जो होती है वो अनियमित होती है। 3 प्रकार की आकाशगंगा होती है। अब चलिए मैं आपको एक एक आकाशगंगा के बारे में बताती हूँ। इस प्रकार की आकाशगंगा पुराने तारों की चपटी गेंदों की तरह होती है। चिपटी हुई गेंद होती है, जो खेलने वाली गेंद होती है, गेंद की तरह होती है। और इनमें बहुत कम गैस होती है। इनमें जो गैस पाई जा रही है, जो आप ढेर सारी गैसों के बारे में जानते हो, उन गैस का प्रेजेंस है, मतलब ये गैस किस मात्रा में कहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें 1 ट्रिलियन सितारों वाली सबसे विशाल आकाशगंगाएं पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा तारे पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं। गैस कम पाई जाती है। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि अंडाकार आकाशगंगा का मतलब है कि ये आकाशगंगा चपटी हुई है। चपटी हुई समझ रहे हैं? ऐसे जैसे चपटी हुई कोई चीज़ रहती, एकदम ऐसे पतली सी, चपटी हुई सी, चिपकी हुई सी, तो वो है। तो इनका आकार आपको ध्यान रखना है। इनका आकार ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो एक आकाशगंगा अंडाकार, जो मैंने आपको क्लियर यहाँ पर बताया। आगे बढ़ो, सर्पिल आकार के बारे में जानो क्या है। अगर हम बात करते हैं सर्पिल की, तो कहता है कि सर्पिल आकाशगंगा का आकार चपटा होता है। इनके केंद्र में एक उभार होता है जो पुराने सितारों से मिलकर बना होता है, जो युवा सितारों को एक डिस्क से घिरा हुआ रखता है और सर्पिल भुजाओं में व्यवस्थित होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका आकार जो है वो चपटा सा कुछ होता है, यानी कि वो चिपटी हुई थी, ये उनसे थोड़ा उभरे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि एक उभरा हुआ, वो एक केंद्र में एक उभार होता है कुछ, ठीक है, मतलब आगे आगे जैसे ऐसे कुछ टाइप का अलग अलग है। हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिल आकार की है। ये हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिल आकार की है। आगे चलते हैं। अनियमित आकाशगंगा क्या होती है? जैसा कि इनमें नाम से ही पता चल रहा है, अनियमित का मतलब इर्रेगुलर होता है इंग्लिश में। अनियमित आकाशगंगा का कोई विशेष आकार नहीं होता है, कोई इनका फिक्स शेप नहीं होता है। ब्रह्मांड में अरब आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। आकाशगंगा का केंद्र भारी मात्रा में गर्मी, विकिरण और जो रेडियो वेव होती है, एक्सरेज को निकालता है। ये आकाशगंगा क्या करती हैं? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो गामा रेज होती हैं, जो रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं, जो एक्सरेज की रेज होती हैं, उनको ये जनरेट करती हैं। तो ये आकाशगंगा के बारे में एक छोटी सी बात थी जो मैंने आपको क्लियर बताई। आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि आपको इनके आकार, मतलब आकाशगंगा क्या है और आकाशगंगा कितने प्रकार है, वो नाम याद रखना। नाम 3 है, नेम मत भूलेगा। बाकी आप चाहे कुछ भी भूल जाएंगे वो चलेगा, लेकिन नेम मत भूलना, क्योंकि नेम ही पॉइंट करके पूछा गया है मेनली, ठीक है। तो चलें आगे, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ धूमकेतु। उस दिन मैंने धूमकेतु के बारे में थोड़ा सा जिक्र आपसे किया था। ये देखिए, कुछ आपको यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा एक ऐसा पास होता हुआ, ये देखिए ये वाला दिख रहा है कि नहीं? कुछ यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा है? ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे एक चमकती हुई पास होती हुई लाइन, ये देखिए, ये हरी हरी थोड़ी सी दिख रही है।
इस तरीके का धूमकेतु का आपका एक फिगर है, ध्यान रखना। धूमकेतु के बारे में एक छोटी सी लाइन भी मैंने यहाँ पर लेके रखी हुई है कि धूमकेतु जमी हुई गैस, चट्टान, धूल के ब्रह्मांडी स्नोबॉल, मतलब जैसे आप पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पाए जाते हैं, उनसे रगड़ खाती है। तो यही आपको एक चिंगारी जैसे दिखती है पास होती हुई, उन्हीं को हम देखते हैं। ये हमको ना, ये धूमकेतु और एस्ट्रॉइड लगभग लगभग सेम रहता है, लगभग लगभग दोनों एक ही जैसे होते हैं। दोनों में एक ही चीज़ें, वो चमकती हुई लाइन, पास होना, ऐसे दोनों में बहुत सारी चीज़ें सेम सिमिलरिटीज़ है। अब बात कर लो उल्का पिंड की। तो ये क्या होता है, एक प्रकार के चमकीले पिंड होते हैं जो कभी कभी रात के आग की एक लकार के समान हमको आकाश में एक ओर से दूसरी ओर की बहुत ही वेलोसिटी से, वेग से जाते हुए हमको दिखते हैं और पृथ्वी पर गिरते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। बाद में वो रास्ते में गायब हो जाते हैं, पूरा हमको नहीं दिखता है। गिरने का जो कारण है, इसीलिए इनको हम टूटा हुआ तारा भी कहते हैं या लूक टूटना कहते हैं। उल्का के पिंड प्राय किसी विशेष आकार के नहीं होते, इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। ये रगड़ खाते, जैसे चिंगारी है तो पत्थर को रगड़ो निकलती, वैसे ये रगड़ जब अपनी धुरी पर, एक्सिस पर, अपनी अक्ष पर ये घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते, तो उन्हीं से ये रगड़ खाते। कभी कभी क्या होता है कि बीच से ये, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर, ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं जो ऐसे टहल, उनसे भी इनकी रगड़ खाती है, तो उसमें जो चिंगारी जो जनरेट होती है, वही वो गिरते हुए हमको यहाँ से वहाँ तक दिखती है। ये देखो कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे आग का गोला गिर रहा है, वो जो दिखता है बहुत फाइन पार्टिकल हमको दिखता है, लेकिन वो वाकई में वो रहता बड़ा है। ठीक है, वो बहुत दूरी पे रहता है, इसलिए वो बहुत छोटा लगता है कि वो क्या ही होगा, लेकिन नज़दीक से आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा धधकता रहता है, मतलब झलता रहता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिखानी थी। ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह के बारे में उस दिन बताया था। देखो क्षुद्र ग्रह का ये पथरीला छेद में छेद दिख रहा है ऊपर, देखो होल दिख रहा है कि नहीं। ये इनका कोई फिक्स है, कभी इस तरीके का है, कभी छोटा है, कभी और बड़ा है, इनके ऊपर गड्ढे बने रहते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह है, पथरीले पत्थर, एक प्रकार के चट्टान। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? मुझे उम्मीद है आई होगी, किसी को नहीं आई। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, फिगर तो फिलहाल नहीं आएगा किसी का बनाने को। ठीक है, आप परेशान ना हो, फिगर कुछ नहीं आएगा, कोई फिगर नहीं आएगा, कुछ मत, छोटी छोटी परिभाषाएं आएंगी। धूमकेतु क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होता है, टूटा हुआ तारा किसको कहते हैं, तो ये छोटी छोटी आपको दो दो तीन तीन लाइन के एक नंबर की परिभाषा पूछेगी, बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। बहुत परेशान मत होना कि नहीं याद हो रहा है, आप एक दो बार पढ़ो आराम से याद हो जाएगा। कुछ नहीं, इसमें एक लाइन दो लाइन से ज़्यादा लंबी डेफिनेशन तो लिखनी ही नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर में ज़्यादा पूछता है। अब देखो जितना मैंने पढ़ाया आज उस पर रिलेटेड प्रश्न भी कर लेते हैं, ताकि हमारे प्रश्न भी तुरंत तुरंत क्लियर रहें, तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी प्रश्न हम और भी करवाएंगे, लेकिन अब ये टॉपिक पढ़ाया है तो करवा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिलेट कर पाना तुरंत तुरंत के लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी किसी को नहीं भागना है, एक एक प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या दिख रहा है, पृथ्वी कहाँ स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है, क्योंकि पहले आपको पृथ्वी जब पढ़ा रही थी तो रैंक कौन किसकी है, आकार के आधार पर या सूर्य से दूरी के आधार पर कितना है, वो भी क्लियर बता रही थी कि ये 3rd रैंक पे है, 7th रैंक में, 8th रैंक पे है, कहाँ पर है, किस ग्रह के बीच में है, इस तरीके से क्लियर हर चीज़ बता रही थी। तो जैसे जिस पृथ्वी है, जो ग्रह है जहाँ हम रह रहे हैं, तो वो पृथ्वी जो प्लैनेट है, अर्थ एक प्लैनेट है, वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि वो शुक्र और मंगल के बीच में है। जो शुक्र प्लैनेट है, बुध के बाद शुक्र आता है, बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यही क्रम है। नहीं याद हो तो याद करो, याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो हमको करनी ही पड़ेगी, 101%, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो पृथ्वी कहाँ है, तो शुक्र और मंगल के बीच में है, एक प्रश्न। दूसरा है सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी मतलब कितनी होती है, मतलब कब सबसे कम दूरी दोनों के बीच में, एक मिनिमम डिस्टेंस कब होती है, तो वो 3 जनवरी जो बीत गई उस तारीख को सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, सबसे कम होती है कब, 3 जनवरी को। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है, सबसे ज़्यादा दूरी दोनों के बीच में कब होती है, तो वो तारीख है 4 जुलाई। फिलहाल अभी 3 प्रश्न बताया, 3 प्रश्न में पहला वाला प्रश्न आता है, बाकी 2 नहीं आए हैं, ध्यान लेके देख लो। हो सकता है जब कुछ नया कहते हैं ना कि पेपर हर बार थोड़ा आउट लेवल का जब कभी कोई पूछता है तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा जो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। टॉपिक तो पढ़ा था, लेकिन अभी दूरी कम कब होती है, ज़्यादा कब होती है, इसका कोई मतलब ही नहीं लगा, हमने इसको पढ़ा नहीं, तो वही प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर हम कुछ कह भी नहीं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहा जाएगा। तो ये हो गया।
चौथा प्रश्न, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको मालूम है। उसके बाद दूसरा लिखा हुआ मतलब कि सेकेंड रैंक पे आकार के आधार पर, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? शनि है। बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। सबसे बड़ा कौन सा है आकार के आधार पर? जुपिटर है। बृहस्पति ग्रह बड़ा है। कल परसों पढ़ाया था, परसों बताया था, इसीलिए बोला कि जो बच्चा वो क्लास ना देखा हो प्लीज़ फ्रेंड्स आके देखिए, आपको समझ में आएगा। चुटकियों में करेंगे प्रश्न। तो प्रश्न बनता है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो शनि है। और पहला की बात होगी तो वो बृहस्पति होता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़िए। पांचवा प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये जितने प्रश्न बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि ग्रह आप जान रहे हैं, इसका जो सैटेलाइट है, इंग्लिश में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। तो शनि ग्रह का जो सैटेलाइट है वो कौन सा है? तो आप बताएंगे एक नाम, टाइटन। क्या है? टाइटन। इसकी घड़ी भी आती है, याद रखो कि घड़ी किसका उपग्रह है? तो शनि का उपग्रह है। ठीक है, क्या नाम है इसके उपग्रह का? टाइटन, भूलना नहीं। नेक्स्ट, किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? ऐसा कौन सा एक ग्रह है उपग्रह के चारों ओर? किस उपग्रह? ये उपग्रह नहीं फ्रेंड्स, ये काट दो, ग्रह होगा, उपग्रह के आगे कैसे? ये उप यहाँ से काट दो। ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर एक स्पष्ट वलय है? तो वो है शनि। मैंने बोला था कि शनि का जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ रिंग पहने रहता है। ठीक है, इसकी एनिवर्सरी हो गई, इसने रिंग पहनी, कुछ ऐसी चीज़ों से याद रखो तो याद हो जाएगा। जिनको नहीं याद हो रहा है उनके लिए रास्ता बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, चले आगे। सेवन्थ देखिए, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? आपसे ये भी एक प्रश्न देखने को मिलता है कि ऐसा कौन सा एक प्लैनेट जिसके सैटेलाइट नहीं है? तो वो बुध और शुक्र है, इनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। एट्थ देखिए, किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं? ऐसा कौन सा एक तारा है जिसको इवनिंग स्टार कहते हैं, यानी कि सांझ का तारा? तो वो है शुक्र है। इसको भोर का, सांझ का ध्यान रखना कि सांझ का, इवनिंग मतलब शाम ना, तो शाम का तारा इवनिंग स्टार जो शुक्र है दूसरे रैंक का, उसको कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखना, सिंपल बोल रही हूँ। नाइन्थ प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय, ऐसा कौन सा एक ग्रह है जो सूर्य के चक्कर को सबसे कम दिनों में लगाता है? तो वो एक ही है, यहाँ पे बुध ग्रह है, वो सबसे कम दिनों में लगा, क्योंकि ये सबसे पास होता है तो इसकी दूरी भी सबसे पास होती है। सूर्य के जैसे बगल होता है, इसलिए इसको चक्कर लगाने में सबसे कम दिन लगता है, शायद 88 दिन मैंने बताया था। 10th देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की है? तो कॉपरनिकस ने की। किसने की? कॉपरनिकस ने। ये भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले देख लो, मैं बता देती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आप पॉइंट आउट कर लेना। 11th प्रश्न है, ये प्रश्न सभी बच्चे अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश के पिंड है उनको हम उपग्रह कहते हैं। सैटेलाइट जो चक्कर लगाते हैं कि कोई और लगाता है? सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो कह रहा है आपसे कि किसी ग्रह के चारों ओर राउंड एंड राउंड जो परिक्रमा लगा रहे हैं उसकी एक्सिस पे वो छोटे आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहते हैं? तो उनको हम उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर? सौरमंडल में कुछ कितने ग्रह हैं? तो ये 9 यहाँ पर जो बताया गया ये गलत है, 8 है। प्लूटो को निकाल दिया गया, ये टाइपिंग मिस्टेक मैंने देखा नहीं, अभी क्लियर कर दे रही हूँ कि ये यहाँ पर क्या है, 8 है। कितने हैं? 8 है। प्लूटो जो है वो छोटा होने के कारण उसको ड्रॉफ बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो प्लूटो निकल गया है। अभी सो टोटल जो है वो प्रेजेंट टाइम में 8 है। 13वां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया? जो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड है जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो किन ग्रहों के बीच में पाया था? ये क्षुद्र ग्रह क्या होता है? पथरीले कंकड़ पत्थर होते हैं। तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, जानते हैं? जब ये जो सोलर सिस्टम होता है ना, इनके से ये मान लीजिए अगर मंगल है और ये बृहस्पति है, बृहस्पति बड़ा है ना आकार में, तो ये क्षुद्र ग्रह ना ऐसे छोटे 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 से पत्थर के रूप में पूरी एक बेल्ट, क्षुद्र कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहता है इसको, कहा जाता है इंग्लिश में। क्षुद्र ग्रह की ये बेल्ट है, इसमें पत्थर ही पत्थर भरे हैं। ये पूरा का पूरा, ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में जैसे इनका घर हो गया हो, इस तरीके से ये पूरा वहाँ पर एकदम जम के बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से ये इनसे रगड़ खाते रहते हैं और फिर ये बाद में जो है धूमकेतु से चलते हैं। सब कुछ वही, वो जलते हुए दिखने लगते हैं, तो यहाँ पर रहेंगे तो पत्थर रहेंगे, यहाँ पर जो चिंगारी खा के जाएंगे तो धूमकेतु, वो क्या कहते हैं, टूटा हुआ तारा कहलाते हैं। तो दोनों हैं एक ही चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको मैंने क्या पूछा है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच में इनकी पूरी एक बेल्ट पाई जाती है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है, तो पृथ्वी जो राउंड एंड राउंड घूमती है वो किस डायरेक्शन में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ध्यान रखना, इसीलिए सुबह और शाम होती है। आगे चलिए,
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह की ग्रह की नहीं बात, उपग्रह की बात हो रही है, तो गैनीमीड है। उपग्रह गैनीमीड है, ग्रह की अगर बात होगी तो बृहस्पति है, दोनों समझना। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे पास में जो है वो शुक्र है, क्योंकि पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर आपकी पृथ्वी आती, फिर मंगल आता है, तो इसके पहले वाला ही हम पास को मानेंगे। ठीक है, आगे चलिए। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी से कितना बड़ा है? कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो वीनस जो है वो पृथ्वी से बड़ा है, लगभग लगभग, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू, जितना ये है उतना वो भी। ठीक है, लगभग लिखा हुआ है ना, इसलिए मतलब जितना इसकी डेंसिटी आकार होगा उसका लगभग इसका वीनस का भी है। नेक्स्ट देखिए, किसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं? ऐसा एक कौन सा ग्रह है जिसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं? तो आपको पता है वो हमारी पृथ्वी ही है, जिसको हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर झरना, नदी, तालाब, कुआं, पानी पाया जाता है, समुद्र पाया जाता है, इसीलिए नीली नीली दिखाई देती है। आगे चलिए, 19वां प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला, सबसे तेज जल्दी जल्दी लगाने वाला चक्कर ग्रह लगाने वाला कौन सा ग्रह है? तो वो है पृथ्वी। सूर्य का चक्कर अगर कोई सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे जल्दी जल्दी कोई लगाता है तो पृथ्वी ही है, जो सूर्य का चक्कर तेज तेज लगाती है, तीव्र गति से, जल्दी की स्पीड से। ठीक है, फिर 20 में क्या है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो बताया है हाइड्रोजन 71% है। सूर्य का जो कंपोजिशन है वो किससे मिलकर बना है? तो आपको बताया था ना, हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ गैस और। तो ये बात आपको याद है ना कि जो सूर्य का उसका कंपोजिशन किससे मिलकर बना है? तो बताया था मैंने आपको। तो फ्रेंड्स 20 ही प्रश्न मैंने आपको लिया था, 20 प्रश्न भी करवाया, और ये जो चैप्टर था वो भी मैंने आपको पूरा खत्म कर दिया। अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। अभी आपको मैं ज्योग्राफी की क्लास ही दूंगी ताकि आपका ये भी सेक्शन कंप्लीट हो जाए। ज्योग्राफी करने के बाद हम कुछ और टॉपिक, किसी और सब्जेक्ट को उठाएंगे, लेकिन पहले ये कर लेते हैं ताकि बहुत ज़रूरी है। क्लियर फ्रेंड्स? तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी और प्रश्न करके आपको मज़ा आया होगा, आपने देखा होगा किस तरीके के प्रश्न है। अच्छा, मैं बताना भूल गई, आइए बता देती हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, भूल गई, अभी याद आ गया। देखो, मैं जो बोल दे रही हूँ उस पर इंपॉर्टेंट का टिक मार लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है 20वां, 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 18वां इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार, तो 2 हो गया। उसके बाद आपको ये वाला याद रखना है, ये 15वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो आया हुआ है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया है। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये 10th कॉपरनिकस, ये पूछा गया है, खोज उसका पूछ लेते हैं। उसके बाद आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग प्रश्न है, क्योंकि एक ही लोग ज़्यादा लगाते हैं। एक ये आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत क्लियर बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3-4 ऐसे हैं जो नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी सब है। ठीक है, ये भी बताया, ये भी बताया, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा और दूसरा नहीं इंपॉर्टेंट है, और ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है। तो जो जो था वो बता दिया, पहला वाला भी बहुत नहीं है लेकिन है, ठीक है, 50% मान लो। तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर यहाँ पर समझाई, बताई। कैसी रही क्लास ये आप मुझे कमेंट बताइएगा, अच्छी लगी, कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, और इसी तरह के करवाना है नहीं करवाना है, ये सारी बातें आप अपडेट में बताएंगे तो हम उस तरीके से कार्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।